31 दिसंबर 1999। जी हाँ, ये वो तारीख है भारत के इतिहास में जो हम सबके दिलों में नश्तर की तरह चुभती है। क्यों? क्योंकि उस दिन भारत की जमीन पर आतंकवाद फैलाने वाले सबसे खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, तो मौलाना उनके नाम के आगे लगना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन मसूद अजहर नाम के आतंकी को छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि IC-814 इस नंबर से चलने वाले हमारे हवाई जहाज का अपहरण कर लिया गया था, और उस अपहरण के बाद जो पूरा 7 दिन का घटनाक्रम चला था, उस घटनाक्रम ने हमें ऐसा शर्मिंदा किया कि आज भी हम उस घटना को याद करके न केवल अपना सिर झुका लेते हैं, अफसोस करते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों। लेकिन वो घटना तवारीख के इतिहास में दर्ज है। उसके बाद जो कुछ भी आगे सिलसिले शुरू हुए वो आज भी हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लेकिन ऐसा हुआ है। और आज हम बात इसलिए कर रहे हैं समझने के लिए क्योंकि IC-814 नाम से नेटफ्लिक्स, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर एक सीरीज आई है, वेब सीरीज, जिसमें इस पूरी घटना को फिल्मांकन करके प्रस्तुत किया गया है OTT के लिए। विवाद शुरू इसलिए हुआ है कि उसमें आतंकियों के जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं, भोला और शंकर, उसमें यह माना गया है कि उनकी पहचान छुपा दी गई है। साथ ही अनुभव सिन्हा की निर्देशित इस पूरी वेब सीरीज में शुरुआत में जो डिस्क्लेमर दिखाया गया है उसको लेकर भी आपत्ति थी। विवाद बहुत बड़ा हुआ और अब फिलहाल नेटफ्लिक्स तो उस डिस्क्लेमर को बदलने के लिए तैयार हो गया है, ना केवल बल्कि आतंकियों के नाम बताने के लिए। लेकिन इसी बहाने इस पुरानी घटना ने फिर से अपना सिर उठाया है और बहुत सारे लोग जो इस घटना के उस वक्त घटनाक्रम से परिचित नहीं हो पाए थे, वो जानना चाहते हैं कि IC-814 आखिर क्या है, अमृतसर में IC-814 के साथ क्या हुआ था, ये विमान IC-814 कंधार कैसे पहुंचा था, कंधार में क्या चला, यात्रियों की वापसी के बाद IC-814 का क्या हुआ और जिन आतंकियों ने विमान हाईजैक किया उनके नाम क्या क्या थे। भोला और शंकर नाम से संबोधित करने पर विवाद हो रहा है, वो विवाद दरअसल पूरा का पूरा क्या है और इस विवाद के बाद अब नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है। तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। बात को समझो में हमारे आज के इस वीडियो में, और आप जिस तरीके से प्रतिसाद दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके लिए न केवल आभारी हैं, बल्कि हम चाहेंगे कि इसी तरह आप प्रतिसाद देकर हौसला बढ़ाएं, बल्कि सुधार की जो गुंजाइशें दिखें उनके बारे में भी हमें सचेत करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतिक्रिया से हम बेहतर वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि IC-814 क्या है, ये इतना अधिक चर्चित ये नाम क्यों है, इससे इसके संदर्भ क्या हैं, इसके मानी क्या हैं। दरअसल ये फ्लाइट का नंबर है। फ्लाइट IC-814 एक एयरबस 300 विमान था। 24 दिसंबर 1999 को यह फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। शाम करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। शाम को 4:39 तक यह विमान भारतीय एयरस्पेस में भारत की हवाई वायु सीमा में पहुंच भी गया था। 15 मार्च 2000 को संसद में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजीत कुमार पांजा ने संसद में बयान देकर विमान अपहरण के सभी पहलुओं को सदन में समक्ष रखा था, और उसी बयान के अनुसार तो हम जो आपको बता रहे थे कि यह विमान 24 दिसंबर को IC-814 नाम की जो फ्लाइट थी उसको काठमांडू से दिल्ली पहुंचना था, और वो 4:39 पर भारत की वायु सीमा में प्रवेश भी कर गया था। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई उसको लेकर चाहे फिल्म बन रही हो, चाहे OTT पर वेब सीरीज बन रही हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सदन के पटल पर उस घटना के हो जाने के कुछ काफ़ी समय बाद जब हंगामा मचा और जो बयान सदन के पटल पर रखा गया, उस बयान के अनुसार 24 दिसंबर को शाम 4:53 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को अपहृत कर लिया गया था। यह विमान 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था। तो 4:56 पर 24 दिसंबर 1999 को इस घटना की सबसे पहली सूचना ATC को, दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिली, क्योंकि तब तक सब कुछ सामान्य था। विमान ने तय समय पर वहां से काठमांडू से उड़ान भरी, लेकिन
वो लैंड करता यहाँ पर दिल्ली में, उसके पहले ही उसके अपहरण की सूचना मिल गई। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर एटीसी से लैंड करने की अनुमति, वहाँ पर उतरने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम को 7 बजे विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया। जी हाँ, लाहौर एटीसी ने उस अपहृत विमान को अपनी धरती पर उतरने की अनुमति ही नहीं दी और भारत की ही धरती पर अमृतसर में वो विमान उतर गया। आगे बढ़ते हैं इस घटना में। अमृतसर में IC-814 के साथ क्या हुआ, बात को समझने की कोशिश करते हैं। शाम को 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रखा गया। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उनको लग रहा था कि केवल ईंधन के लिए वो अमृतसर में उतरे हैं, अगर वो इंजन को बंद कर देंगे तो फिर अगर वो यहीं अटक गए तो उनका अपहरण का जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। 7:49 पर विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा बिना ईंधन भरे ही अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह एटीसी अमृतसर की अनुमति के बिना था। मतलब उस वक्त जो भी भारत के अधिकारी इस घटना से जुड़ चुके थे, भारत के जो पूरा तंत्र एकदम से जागृत हो गया था, अलर्ट हो गया था। उसने जब देखा कि विमान को लाहौर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, अपहरणकर्ताओं के पास फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, ईंधन भरने की मजबूरी में वो अमृतसर उतरे हैं, लेकिन अमृतसर में जब उनसे कहा गया कि इंजन को चालू रखकर ईंधन नहीं भरा जा सकता, तब उन्होंने बिना अनुमति के ही पायलटों पर प्रेशर डालकर उस विमान को वहीं से फिर से उड़ा लिया। अब ये समझते हैं कि अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान के साथ क्या हुआ और IC-814 नाम की ये जो फ्लाइट थी वो दुबई कैसे पहुंच गई। जी हाँ, अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात 8:01 पर विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतर भी गया। लाहौर एटीसी ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने एटीसी लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करना पड़ जाएगा। अनुमति नहीं भी मिली तो विमान वहां पर लैंड करवाना ही पड़ेगा और विमान क्रैश हो जाएगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात को 10:32 पर विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है और ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात को 1:32 पर यह वायुसेना, मतलब तारीख बदल चुकी थी। हम 24 दिसंबर को से इस घटनाक्रम को लेकर चले थे। 24 की शाम को 4 सवा 4 बजे के बाद की जो घटना है हमने आपको बताना शुरू की। सब कुछ 4:39 तक ठीक चल रहा था और उसके बाद विमान को लाहौर ले जाने की बात की, अनुमति नहीं मिली। अमृतसर में उतरा, अमृतसर में ईंधन नहीं भरा गया, उसको फिर से उड़ाकर लाहौर ले गए और क्रैश हो जाने की खतरे को देखते हुए लाहौर एटीसी ने वहाँ पर अनुमति दी और विमान ने उतरकर वहाँ पर ईंधन भरा। उसके बाद उसे काबुल ले जाने का प्लान था, लेकिन काबुल में रात को लैंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए विमान पहुँच गया दुबई। तो इस तरीके से तारीख बदली और 25 तारीख को, जो 24-25 की दरमियानी रात थी, विमान दुबई पहुँच गया। अब दुबई में आतंकवादियों ने कैसे कुछ यात्रियों को छोड़ा, इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। संसद में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक ही भारतीय राजदूत लगातार यूएई अधिकारियों के संपर्क में थे। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित कर ली गई। इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रुपिन कत्याल नाम के एक यात्री को अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था। जी हाँ, रुपिन कत्याल ये ऐसा नाम था जो 99 के इस अपहरण के बाद काफ़ी चर्चा में आया था। उनको अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई दुखद रूप से। रुपिन का शव भी वहीं उतार दिया गया दुबई में। फिर उन्हें 25 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में भारत वापस लाया गया। तो जो महिलाएं और बच्चे 25 यात्री उतारे गए और उसमें से एक शव भी था रुपिन कत्याल का, उनको विशेष विमान से भारत ले आया गया। तो कम से कम कुछ महिलाएं और बच्चे जो यात्री थे वो इस वजह से, जो वार्ता हुई सारी दुबई के अधिकारियों के माध्यम से अपहरणकर्ताओं से, उससे वो सुरक्षित हो गए। घटना में अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं कि विमान कंधार कैसे पहुंच गया। उसे जाना काबुल था, काबुल में रात को लैंडिंग की अनुमति नहीं थी, दुबई पहुंच गया। फिर दुबई से ये विमान कंधार कैसे पहुंच गया और कंधार में ये विमान क्या क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं।
25 दिसंबर 1999 को सुबह 6:20 पर विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर यह विमान उतर गया। ये सारी जानकारियां संसद के सदन के पटल पर रखी गई हैं और इसीलिए हम उनको वहीं से तथ्यात्मक रूप से उठाकर आपको बता रहे हैं, ताकि ये घटनाक्रम, उसमें जो कुछ भी बयान में दर्ज है, संसद में जो बयान दिया गया, वो आपके सामने आ जाए। तो 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर यह विमान 25 की सुबह उतर चुका था, 25 दिसंबर 1999। 1 मार्च 2000 को सदन में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया था कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालयों के अधिकारियों को कंधार भेज दिया गया था। अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू कर दी थी। मतलब 25 दिसंबर को ये सब हुआ, ये जसवंत सिंह जी ने बाद में संसद में बताया था। तो कंधार भेज दिया गया, जो भी मंत्रालय जुड़े हुए थे, विदेश मंत्रालय जुड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय जुड़ा है, रक्षा मंत्रालय जुड़ा है, सभी संबंधित अधिकारियों को कंधार भेज दिया गया था। और आतंकवादियों की ओर से पहली औपचारिक मांग भी कंधार पहुंचने के बाद ही की गई थी। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। जी हाँ, ये नाम फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। भारत की जेल में बंद मसूद अजहर और उसके अलावा अन्य आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे आतंकवादी। अजहर को दरअसल 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर काम करने वाले इस खूंखार आतंकवादी को छुड़ाने की इससे पहले भी कई कोशिशें की जा चुकी थी। जुलाई 1995 में आतंकवादियों ने पहलगाम में 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया और बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी। तब आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए थे। मतलब मसूद अजहर आतंकवादियों के लिए मोस्ट वांटेड था, जैसे भारत की एजेंसियों के लिए था। भारत की एजेंसियां बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ने में कामयाब हुई थी और उसको छुड़वाने की कोशिशें लगातार हो रही थी। और उसको छुड़वाना कैसे हमारे लिए आगे जाकर भी खतरनाक साबित हुआ, वो भी आपको बताएंगे। तो वापस चलते हैं IC-814 की कहानी की ओर। उस कहानी की ओर लौटते हैं। आतंकवादियों की पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। जसवंत सिंह ने सदन में दिए जवाब में बताया था कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को यह बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों को पूरा और स्पष्ट रूप से विवरण के साथ नहीं बताया जाता, तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। तो किस तरह नेगोशिएशंस होते हैं किसी भी हाईजैक में, किसी भी अपहरण में, किस तरीके से बात चलती है, किस तरीके से समय को खरीदा जाता है, समय लिया जाता है ताकि अपनी तरफ से भी व्यवस्थाएं की जाए, ये सारे सिलसिले पूरे बताए गए अपहरण को लेकर, जो कंधार हाईजैक है, जो इसी नाम से मशहूर भी है। इसके बाद तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूरी सूची दे दी। इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई, जिनमें हरकतुल मुजाहिदीन HUM के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी। विदेश मंत्री द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव पर उनकी मांगें गैर इस्लामी हैं, पैसा मांगना, फिरौती मांगना गलत है। और तालिबान इस बात पर अड़ गया था कि ये मांगे, ये लिस्ट जो है ये ठीक नहीं है, और इसीलिए अपहरणकर्ताओं ने पैसा और सज्जाद अफगानी के शव को मांगने की अपनी जो शर्तें रखी थी उनको छोड़ दिया। इसके बाद भारत का यह कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि अगर इस्लाम की ही बात आ जाती है तो इस तरीके से बेगुनाह नागरिकों को बंधक बना लेना और उनके बदले आतंक फैलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कई जानें ली हैं, उनको छुड़वाने की मांग करना भी तो गैर इस्लामी ही है। लेकिन वहाँ पर तालिबान ने भारत का साथ नहीं दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों को जिन्हें अपहरणकर्ता छोड़ना चाहें के बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इससे भी इस मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया और अंत में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। लंबी बातचीत के बाद विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों व चालकों के दल की सुरक्षित रिहाई वापस बिना किसी अंतिम समय की रुकावट के सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत कोई निर्णय लिया जा सके, और इसलिए खुद जसवंत सिंह वहां पर गए थे। फिर वो तारीख आ गई जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था,
31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंचा दिए गए। अपहृत विमान IC-814 को 1 जनवरी 2000 को 12:22 पर नई दिल्ली वापस ले आया गया। मतलब ये जो पूरी कार्रवाई थी इसको सफलतापूर्वक 31 दिसंबर 1999 को अंजाम दे दिया गया था और 1 जनवरी को 2000 को जब सब जगह नए साल का जश्न मन रहा था तभी हमारा जो विमान अपहृत करके वहाँ कंधार पर खड़ा था इतने दिनों से, उसको भी वापस ले आया गया। बात को समझना जरूरी है कि जिन 3 आतंकवादियों को सरकार ने रिहा किया उनका क्या हुआ। दरअसल रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट हमले में भी इसी खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर का ही नाम सामने आया। फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर का ही नाम आया, उसी को मास्टरमाइंड माना गया। यहाँ वही पुलवामा का हमला जिसकी चर्चा चुनावों में भी काफ़ी जोर से होती रही। इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। इसी तरह मुश्ताक अहमद जरगर 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है और इस हमले में भी CRPF के 5 जवानों का बलिदान हुआ था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ माना जाता है। जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, वह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के बाद कुख्यात हुआ था। शेख ने ही पर्ल की गला रेतकर हत्या कर दी थी और इसका वीडियो भी जारी करके सनसनी फैला दी गई थी। अब जानने की और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जिन आतंकियों ने विमान हाईजैक किया उनके नाम क्या थे, क्योंकि सारा विवाद अभी फिर से चर्चा में इस पूरी घटना के आने का बड़ा कारण ही ये है कि जो नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है उसमें नामों का गलत इस्तेमाल किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। हाईजैक संकट खत्म होने के बाद 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने IC-814 को लेकर एक वक्तव्य जारी किया था। इस वक्तव्य में सरकार की ओर से हाईजैकर्स के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस वक्तव्य में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ISI के 4 एजेंटों को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये सभी 5 हाईजैकर्स के मददगार थे। मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इकबाल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ़ नाम के इन आतंकियों ने एजेंसी को हाईजैकर्स के बारे में बताया कि सभी हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे और इनके नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर थे। फिर जो भोला और शंकर के नाम से विवाद हो रहा है, ये सारे नामों में भोला और शंकर असल में उस वक्त कोडवर्ड्स का उपयोग हुआ था और इसीलिए बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भोला और शंकर नाम से संबोधित करने पर विवाद हो रहा है, उसका क्या है, उस बात को कैसे समझें। तो 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय की ओर से ही जारी उस रिपोर्ट में बताया गया था कि अपहृत विमान में मौजूद आतंकवादी इन दूसरे आतंकवादियों को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जानते थे। ये कोडवर्ड रख लिए गए थे ताकि उनके नाम का, आतंकियों के नाम का खुलासा न हो और अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को इन्हीं नाम से पुकार रहे थे। ये यात्रियों के हवाले से पता लगा और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा है। CBI की एक रिपोर्ट में भी इन्हीं नामों का हवाला है। तो अपहरणकर्ता एक दूसरे को इन कोड वर्ड से चीफ, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से ही पुकार रहे थे। इसीलिए नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी अपहरणकर्ताओं को यही नाम दिए गए हैं, यही नाम बताए गए हैं। लेकिन जब विवाद हो गया, विवाद बढ़ गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनकी जो इंडिया हेड है उसको बुला लिया। तो विवाद होने के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि IC-814 द कंधार हाईजैक के डिस्क्लेमर में भी बदलाव की जानकारी दी जा रही है, बदलाव किया जा रहा है और उन्होंने विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के असली नाम भी जोड़ दिए हैं। तो अगर विवाद ये है कि नामों को छुपाने की कोशिश की गई है, भोला और शंकर हिंदू नाम हैं और ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ता हिंदू थे, तो उसमें पूरी तरह गलती नेटफ्लिक्स की नहीं है, क्योंकि यही नाम CBI की रिपोर्ट में है, गृह मंत्रालय के बयान में है, उसके वक्तव्य में है, क्योंकि इन कोड वर्ड्स के माध्यम से ही वो एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे। पहचान उजागर नहीं होने देना चाहते थे, पहचान छुपाना चाहते थे। लेकिन हाँ,
बाद में नाम सामने आ चुके हैं। जिस तरह सीबीआई की रिपोर्ट का या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का ही उपयोग और अध्ययन करके, रिसर्च करके अगर इन नामों का उपयोग सीरीज में किया गया था, तो उसी तरह बाद में जो उनको सहयोग देने वाले, साजिश में सहयोग देने वाले जिन लोगों को बाद में भारत में गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं के हवाले से सारे नाम जो असल में थे उनका भी खुलासा हो चुका था और सारे नाम आपको पहले बताए जा चुके हैं। आप बात को समझ गए होंगे कि इनमें से कोई भोला नहीं था, कोई शंकर नहीं था। इतना भोला तो वो कभी ही नहीं था कि वो भोलेपन में इतने बड़े हवाई जहाज़ का अपहरण करके ले जाए और उसके बदले में ऐसे खूंखार आतंकवादी को छुड़ा ले जो बाद में भी हमें जख्म पर जख्म दे रहा है और आज तक ये हमारे लिए नासूर की तरह रिश्ते हुए हमें दुखी कर रहा है, दर्द दे रहा है। ये मवाद है कि थमने का नाम नहीं लेता और एक बार फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ने इस दर्द के एहसास को जिंदा कर दिया है। हालांकि IC-814 हमेशा इसी तरह की घटना रहेगी जिसको हम कभी भी उस तरीके से याद नहीं करना चाहेंगे जैसे वो घटना घटी। हमें ऐसे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जो बड़ी मुश्किल से काबू में आए थे और इसको लेकर बहुत सारी अन्य बातें, राजनीतिक बातें भी हो चुकी हैं। तो बात को समझने और समझाने के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।